नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीएच वाले पर। सो लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द ओवरव्यू ऑफ फर्स्ट पेपर। एक्चुअली फर्स्ट पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नेट एंड जेआरएफ पेपर because it gives you 50 questions and it is a very valuable for cracking JRF exam. सो आज से हम फर्स्ट पेपर के लिए शुरू कर रहे हैं और फर्स्ट पेपर को आज समझेंगे, इसके सिलेबस को डिकोड करेंगे कि आखिर ये जो 10 टॉपिक है ये क्यों है और इसको हम कैसे अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में समझने के लिए कि जो ये लिखा हुआ है, तो ऐसे तो सभी को पता है कि ये टॉपिक है और इसको किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पे आती है कि उसमें जो दिए कंटेंट है वो क्यों दिए हैं और क्यों हमें उसके लिए एफर्ट करना चाहिए और हमारे लिए क्या आगे वो इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर ये थोड़ा समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि फिर इससे इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये पढ़ना, आपके लिए बोरिंग नहीं बनेगा, आपके लिए हार्ड ना हो करके ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि आपको ये लगेगा कि अच्छा ये तो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है और ये कोई जस्ट टॉपिक नहीं है, जस्ट कोई सिलेबस नहीं है, बल्कि ये स्किल है, ये एक एप्टीट्यूड है, ये अवेयरनेस है। तो आइए समझते हैं कि वो कैसे है। मैं चाहूंगा कि आपको अगले 2 मिनट में ये चीजें समझाऊं कि ये आखिर कैसे एक सिलेबस है। देखिए ये एग्जाम जो है नेट और जेआरएफ, वो किस चीज के लिए, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो एनडीए एग्जाम ले रही है उसका पर्पस ये है कि आपको एलिजिबल घोषित करना है। किस चीज के लिए? कि वो रिसर्च के लिए एलिजिबल हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो जो पोस्ट है उस पोस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, बस ये सिलेबस बताती है कि अगर आप उस पोस्ट के लिए या उस वर्ग के लिए आगे आप जाना चाहते हैं तो इन इन चीजों के लिए आपके अंदर एप्टीट्यूड होनी चाहिए। जैसे टीचिंग एंड लर्निंग स्किल। भाई ये टीचिंग और लर्निंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक इफेक्टिव टीचिंग के लिए आपको उसके कॉन्सेप्ट से रूबरू होना बहुत जरूरी है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द टेक्निक एंड द कॉन्सेप्ट्स regarding the learning and teaching so that you can teach your students effectively in your classroom. दूसरी अगर बात करें तो ये एक रिसर्च एप्टीट्यूड है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आज आगे आप जब रिसर्च में जाएंगे या फिर ऐसे भी जब आप कोई चीज पढ़ा रहे हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जो भी आप कंटेंट या टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उस पे आप एक रिसर्च किए हो, क्योंकि आज सूचनाओं का बाढ़ सा है, अलग अलग स्रोतों से बहुत सारी सूचनाएं हैं, पर उन सूचनाओं पे रिसर्च करना बहुत जरूरी है। इसलिए आज देखते हैं टीवी चैनल्स पे रिसर्च एंड एनालिसिस चलता है। तो हम कोई भी किसी भी आज इंफॉर्मेशन एक गूगल पे टाइप करते हैं, कई सारे इंफॉर्मेशन आ जाते हैं, बट उन सारे इंफॉर्मेशन पे हम जब तक रिसर्च नहीं करते हैं, एनालाइज नहीं करते हैं, तो जो करेक्ट इंफॉर्मेशन वो नहीं मिल पाता है। और टीचिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है या रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो आप सामने वालों को बता रहे हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही ऑथेंटिक होना चाहिए। इसलिए रिसर्च एप्टीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। तो इससे संबंधित जो भी प्रोसेस है, टेक्निक है, कॉन्सेप्ट है, वो हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे और यही पढ़ना भी है। तो देखिए हो गया ना आपके लिए इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी तक ये जस्ट टॉपिक लग रहा था जो हम एग्जाम के लिए है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे देखते हैं कि इट इज अ स्किल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ, तब आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा। वैसे ही देखिए कंप्रहेंशन, भाई जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आप अलग अलग जगहों से पढ़ रहे हैं, उसको आप सही से समझ पा रहे हैं कि नहीं, दैट स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वही कंप्रहेंशन से रिलेटेड जितने भी हमारे जो उसके प्रॉस एंड कॉन्स हैं, उसके जो चैलेंज हैं, उसके जो कॉन्सेप्ट हैं, वो समझेंगे तो हम अपने कंप्रहेंशन को और इनहांस कर सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें कम्युनिकेशन की, तो एज यू नो कम्युनिकेशन इज व्हाट, इट इज नथिंग, इट इज जस्ट अ प्रोसेस टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन एंड इमोशंस टू ईच अदर, है ना। ये क्या है? एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम या कोई और एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, अपने विचार को, भावनाओं को शेयर करते हैं, है ना, साझा करते हैं। तो उसके क्योंकि भाई टीचिंग में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको वहां कम्युनिकेशन से ही पढ़ाना है। तो जो आप समझाना चाहते हैं अपने विद्यार्थियों को, वही बात आप समझा पाए इफेक्टिवली, ये टेक्निक, ये स्किल आपके अंदर होना चाहिए। तो इसलिए इससे संदर्भ
इससे संबंधित भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, कॉन्सेप्ट होंगे, जो आपके अपने कम्युनिकेशन को बढ़ाने में हेल्प करेगा, वो देखेंगे। वैसे अगर आ जाए तो मैथमेटिकल रीजनिंग है। मैथमेटिकल रीजनिंग में हम क्या पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें कुछ एज ए प्रोफेसर, एज ए रिसर्च स्कॉलर, हमें कुछ मैथमेटिकल बेसिक कैलकुलेशंस आनी चाहिए, सो दैट कि हम कल उनका इस्तेमाल करके हम एक निष्कर्ष पे आ सके। तो ये भी हम देखेंगे, इसको भी सीखेंगे, और ये 5 नंबर इससे भी आएंगे। यानी इन सभी 10 से 5-5 क्वेश्चंस आते हैं आपके नेट के फर्स्ट पेपर में। तो हम अगर इसके बेसिक को समझ लेते हैं तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है 5-5 नंबर को गेन करना। आगे अगर देखेंगे 5 क्वेश्चंस को सही करना। नेक्स्ट है लॉजिकल रीजनिंग। थोड़ा सा अगर समझें कि रीजनिंग होता क्या है, तो रीजनिंग नाम से ही पता चल रहा है, रीजन से बना है रीजनिंग। और रीजनिंग मतलब कि टेकिंग अ डिसीजन इन अ गिवन सिचुएशन विथ सम रीजन, सो दैट थिंग इज कॉल्ड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रीजनिंग। और उसी को हम लॉजिकली पढ़ेंगे तो लॉजिकल रीजनिंग हो जाएगा। और ये इस पार्ट के लिए, इस पेपर के लिए नहीं, बल्कि आप देखते हैं कि लगभग सभी एग्जामों में रीजनिंग का आज वेटेज बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि आज डिसीजन लेना, आप किसी भी पद पे हैं तो आपके लिए डिसीजन काफी इंपॉर्टेंट होता है। एज ए स्टूडेंट भी आपके लिए डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज डिसीजन डिसाइड्स योर लाइफ। सो डिसीजन मेकिंग की प्रैक्टिस कराने के लिए ये पार्ट, ये हमें सीखना होगा। वही डेटा इंटरप्रिटेशन की अगर बात करें तो इट्स ऑल्सो इसी का पार्ट है, क्योंकि हम रीजनिंग कैसे लेंगे, हम जो गिवन सिचुएशन होता है, गिवन डेटा होते हैं, उसी के आधार पे हम एक कंक्लूजन पे आते हैं। तो हम उस डेटा को जब तक इंटरप्रेट करने की एबिलिटी नहीं रखते हैं, उससे कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, तो हम कैसे अपने रिसर्च को क्वांटिटेटिव मेथड में जैसे होता है कि हम अलग अलग डेटा होते हैं, कि जैसे मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं और तीनों के लिए अलग अलग अगर हम सर्वे करते हैं, तो सर्वे में जो डेटा निकल के आते हैं उसको कैसे हम इंटरप्रेट करके कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो ये रिसर्च का भी और साथ ही साथ टीचिंग का भी एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। नेक्स्ट अगर बात करें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, तो ये एक इमर्जिंग टॉपिक है और इससे भी काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इमर्जिंग ये आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, और तीसरा हायर एजुकेशन सिस्टम। इन तीनों को अगर हम देखें तो इसमें 2 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो डायनामिक टाइप का क्वेश्चन बनता है, और एक जो क्वेश्चन बनता है वो आपके स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन होता है। स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस हो गए जो आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं, जो आप कभी भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप किसी भी बुक से, ऑथेंटिक बुक से, सोर्स से पढ़ लेंगे उसकी बेसिक चीजों को, तो आपके लिए क्वेश्चंस बन जाएंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपके लिए क्या होते हैं, डायनेमिक टाइप के होते हैं, जो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अभी से आप जो भी हायर एजुकेशन से संबंधित, या फिर इन्वायरमेंट से संबंधित, या फिर कोई ऐसे यूजीसी या हायर एजुकेशन में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हो रहा है, कोई नए कोर्स आ रहे हैं, कोई नए इनिशिएटिव लॉन्च किए जा रहे हैं, उससे संबंधित जो भी न्यूज आते हैं, या अखबार के जरिए या न्यूज के जरिए या कहीं से भी, आप उससे अपडेटेड रहिए, क्योंकि ये पिछले आगे जो 2 महीने होंगे उससे संबंधित ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकते हैं। तो बस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और दूसरा भाई आप कहीं भी पढ़ाएंगे तो आप पीपल, एनवायरमेंट, डेवलपमेंट, ये आपको थोड़ा सा अवेयर रहेंगे उनके बारे में, क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी समाज में पढ़ाएंगे तो समाज से संबंधित, उस पर्यावरण से संबंधित आपको कुछ जानकारियां होनी चाहिए, सो दैट यू कैन टीच इन अ वेरी एफिशिएंट वे एंड इन अ पॉजिटिव मीडियम। आप इन्वायरमेंट में भी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? बाय टीचिंग, बाय डूइंग, बाय गिविंग अ पॉजिटिव लर्निंग टीचिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें हायर एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि अब पीएचडी की बात करें या नेट की बात करें या असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, तो इस स्तर पर जब आप आ जाते हैं तो आप हायर एजुकेशन में आ जाते हैं, और अब हायर एजुकेशन सिस्टम को समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सो दैट कि उसके ऑब्जेक्टिव्स को इफिशिएंटली पूरा किया जा सके। तो यही था टॉपिक, और इस टॉपिक में हम देखते हैं कि हर टॉपिक से लगभग 5-5 क्वेश्चन, नहीं लगभग क्या कि 5-5 क्वेश्चंस होते ही हैं, और इस 5 क्वेश्चंस में 50 क्वेश्चंस आपको होते हैं, और ये 50 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जो बच्चे 30 प्लस लेके आ जाते हैं, वो उनका जेआरएफ होने का संभावना अधिक हो जाता है, अगर वो अपने सेकंड सब्जेक्ट जो भी स्पेशलाइज्ड है उसमें अगर वो एवरेज भी कर पाते हैं तो मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है कि फर्स्ट पेपर का योगदान काफी ज्यादा है, और फर्स्ट पेपर का अधिकांशता यह है कि एक ही चैनल पे एक जगह नहीं है, और हम आपके लिए प्रयास करेंगे कि एक ही चैनल पे
फर्स्ट पेपर का ये 10 यूनिट से संबंधित जो वीडियो और कॉन्सेप्ट है वो आपको मिल जाए और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े, आप हेल्प ले लें और बाकी किसी एक ऑथेंटिक बुक्स को फॉलो करें, जो जैसे मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि एक जो सबसे ऑथेंटिक बुक अगर आप देखें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपसे मुझे एक्सपेक्टेशन ये है कि आप क्या करेंगे कि कोई भी एक ऑथेंटिक बुक किसी भी लैंग्वेज में जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसको आप पढ़ें। जैसे KVS मदान की एक बुक है, आप इसको पढ़ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसके जो 10 टॉपिक है विस्तार पूर्वक लिखे हुए हैं, इसको आप पढ़ें। मेरी कोशिश ये होगी कि इसमें जो समराइज कॉन्सेप्ट है विथ फ्लो चार्ट इन अ ऑन लैंग्वेज आपको समझा दूंगा। साथ साथ आपको जो करना है प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि देखिए मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको जब भी पढ़ें तो इसको 3 बार जो है कंप्लीट किया जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ेंगे इसको तो आप इसका 30 to 40% कॉन्सेप्ट समझेंगे, लेकिन 30 to 40% इजी टू मॉडरेट वाले क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, लेकिन जो मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चंस है वो परेशान करेंगे आपको। खास करके लॉजिक वाला जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन है और रिसर्च वाला क्वेश्चन है, जो इनको रिसर्च मेथोलॉजी अच्छे से नहीं कर पाए हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड वाला परेशान करता है। तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। इसलिए फर्स्ट टाइम जब आप पढ़े तो जस्ट पढ़ते जाएं, समझते जाएं, जितना समझ में आता है जिस टॉपिक से उसको अच्छे से फ्लो चार्ट में नोट्स बना लें, फिर उसको उससे संबंधित क्वेश्चंस को करें। इजी वाले क्वेश्चंस आपसे सही होंगे, बट मॉडरेट वाले भी तक सही हो सकते हैं अगर आपने सही से पढ़ा है तो, लेकिन हार्ड वाले क्वेश्चंस हो सकता है कि गलत हो जाए, कोई घबराने की बात नहीं है। फिर उस पोर्शंस को अगर आप एक AGP की आती है बुक जिसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उसके व्याख्या को जरूर देखें कि आखिर वो गलत क्यों हुआ, यानी एनालाइज करिए, एनालाइज द क्वेश्चंस विच आर रॉन्ग। उसके बाद फिर से उस टॉपिक को पढ़िए, फिर से उस चैप्टर को सरसरी निगाहों से देखिए कि कहाँ लैक हो गया, किस लाइन में, क्योंकि यहाँ इससे क्या ना एक लाइन से भी क्वेश्चन उठा देता है, एक एक कॉन्सेप्ट से, एक एक पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे इसमें 3 चीजें मैं रिकमेंड करूंगा जो ध्यान रखिएगा कि भाई एक कॉन्सेप्ट तो अलग चीज है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, दूसरा होता है कि टर्म्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इसमें क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, और तीसरा किसी पर्सनालिटी जैसे स्कॉलर्स थ्योरी किसी ने दिया है, प्रपोज किया है, उनसे संबंध, इसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं, वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये मेमोराइजिंग पार्ट हो गया, ये आपको ये याद रखना पड़ेगा कि किसका ये मॉडल है, किसके मॉडल में कौन सा पार्ट है। जैसे कम्युनिकेशन में कई सारे मॉडल होंगे, जैसे आप रिसर्च पढ़ेंगे तो उसमें कई सारे अलग अलग मॉडल हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे टीचिंग वाले में, तो कई सारे जो स्कॉलर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने थ्योरी दी है, उनके अनुसार क्लासिफिकेशन अलग अलग हैं, तो उनका नाम याद रखना पड़ेगा। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जब आप फ्लो चार्ट बनाएंगे तो उसके नीचे आप हर चैप्टर में जो हर टॉपिक है उसमें 3 चीज कि कौन कौन सी पर्सनालिटी के नाम यूज हुए हैं, यानी जैसे मान लीजिए कीन्स का यूज हो रहा है, मान लीजिए कि और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि अगर इंडियन की बात करें विवेकानंद की, तो इंडियन स्कॉलर्स या जो एजुकेशनिस्ट है जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, उनको बारे में तो आप जानते हैं, तो उनको आप फर्दर चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे मोंटेसरी हैं, उनके बारे में आप नहीं जानते हैं, तो उनकी थ्योरी को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे में जो नाम आपको आता है उन सबका एक लिस्ट बना लें और उनको हल्का सा गूगल कर लें या उसको उनके बारे में थोड़ा जान लें, ताकि जब आप जान लेंगे तब उनके बारे में याद रखना थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा, और जब मैं पढ़ाऊंगा तो ऐसे प्रयास, ऐसे जो कोशिश होगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, मैं भी वैसे ही पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और दूसरा कि प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस जरूर करें, ताकि यही पता चलेगा कि मुझे और किन चीजों पे फोकस करना है। तो बस रीडिंग करना है, प्रैक्टिस करना है, और हम लोग साथ में मिलकर करेंगे, बस आपको बस हमारे साथ बने रहना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ये सिर्फ ओवरव्यू है, हम अगला वीडियो जल्द ही लेके आएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का। धन्यवाद।